हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी और मैंने ये भी समझाया था कि हम और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब उसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम उनको यूज़ करके कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम फिज़िक्स के फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पीएचपी के अंदर कि किस तरह से हम अगर कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है तो उसे पीएचपी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे पास टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको हम सॉल्व करेंगे पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर सारे फार्मूलाज बनाएंगे और इन सबको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। किस तरह से करना है वो भी हम देखते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। लेक्चर नंबर 4 हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था, जो कोड था वो यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब बहुत सारे करने वाले होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग फोल्डर बना लेता हूँ इसी के अंदर, फिर उसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रैक्टिस, फिर असाइनमेंट की प्रैक्टिस, इस तरह से हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। ये जो जितने भी फोल्डर का कोड है ना, जितने भी लेक्चर्स का कोड होगा, ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो भी हमने यहाँ पे कवर किया होगा वो आपको सब मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा, प्रैक्टिस 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 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज़ करो अरिथमेटिक टास्क या अरिथमेटिक क्वेश्चन, ठीक है, डॉट पीएचपी, इस तरह से। क्लियर है। यहाँ पे हमने बना लिया है अपना फोल्डर और इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये बना भी है या नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया। और हम थोड़ा चेक भी करेंगे इसको। लोकल होस्ट को आप सर्च करोगे, देखो ये तब आएगा जब आपका जैम्प के अंदर अपाचे खुला हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हो इसी चीज़ के अंदर, यार ये आ क्यों नहीं रहा, वो पहले आपको ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखो हेलो वर्ल्ड चल रहा है, तो मतलब हमारा फोल्डर बन गया और फाइल भी बन गई। चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास फिज़िक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और इनकी हम डेटा को पढ़ेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, किस तरह से फार्मूलाज बनाएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के टास्क के अंदर, टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। हमारे पास एक सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से, देखो, अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ 37.5 सेल्सियस। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट टू कैलिब्रेट अ थर्मोमीटर दैट इज़ मार्क्ड ओनली इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो हमने बस कुछ नहीं करना, ये जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर इसको कन्वर्ट तो करें, लेकिन इसका फार्मूला कौन सा है। तो फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है। ये आपका फार्मूला रहेगा। क्या करोगे आप, इस सी के अंदर बस आप सी की वैल्यू पुट कराओगे, बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म होगी इस एफ के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये चीज़ पीएचपी में कैसे करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो, जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, इसको डायरेक्ट कोड लिखने से पहले आप ये समझो कि इसके अंदर आपको वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे, ठीक है। अगर हम देखें 9/5 स्टैटिक हमारी वैल्यू है, इंटीजर फ्लोट वैल्यू है जो भी, और 32 भी हमारी सिर्फ नंबर वाली वैल्यू है। वेरिएबल्स यहाँ पे सिर्फ 2 बनेंगे, एक बनेगा फ़ारेनहाइट और एक बनेगा सेल्सियस, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करवाएंगे, बाकी हमारा कोई वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। स्पेल आगे पीछे हो सकती है, इसको देख लेना। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सी का वेरिएबल चाहिए सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो हमने अभी फॉर्म नहीं पढ़े, हमने पीएचपी के अंदर ये नहीं पढ़ा है कि यूज़र से इनपुट कैसे लें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ें खुद से असाइन कर रहे हैं। तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर भी हम खुद यहाँ पे असाइन करेंगे, फिर जब हम फॉर्म पढ़ लेंगे तो डायनामिकली भी हम कर लेंगे वो सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, 37.5, कितना है, 37.5 है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर स्टोर करवा लिया। और अब हमारी मर्ज़ी है कि अच्छा फ़ारेनहाइट की इसके स्पेल में देख लेता हूँ कि है क्या एक्चुअली। फ़ारेनहाइट ये पढ़िए ना, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
ये है इसकी असल स्पेल। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप फ़ारेनहाइट का ये जो वेरिएबल है शुरू में ही बना दो और इसको आप ज़ीरो वाली वैल्यू असाइन कर दो, या फिर आप नल असाइन कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप नल असाइन कर दो। इसका मतलब ये है कि अभी हमने बना तो लिया है फ़ारेनहाइट को, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कराएंगे, उसके बाद इसका जो भी आउटपुट होगा वो इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कराओगे तब भी आप बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप क्या करो, अब फार्मूला बनाओगे। क्या बनाओगे? फार्मूला बनाओगे। फार्मूला क्या है आपको पता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाओगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे आप सेल्सियस को यूज़ करो। देखो जो स्पेल आपने वेरिएबल्स के अंदर यूज़ करी है वही आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर इसका सी कैपिटल है और इसका स्मॉल है तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो 9/5 को, ऐसा ही है, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। क्या होगा, 37.5 यहाँ पे आएगा और 9/5 जो भी इसका डेसिमल बनेगा वो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस करवा देंगे 32 से। किससे करवा देंगे? 32 से करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो उस फ़ारेनहाइट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे आप बता दो कि ये जो सेल्सियस की वैल्यू है ना वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कहो कि 37.5 सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बता दो फ़ारेनहाइट। क्या बता दो? फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट का जो भी आउटपुट आया होगा वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देगा और आगे से आप इसका यूनिट दिखा दो इस तरह से। बस यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई है। देखो ये हमने सेल्सियस दिया था, पहले ये यहाँ पे आएगा और ये इनकी कैलकुलेशन होगी, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर ऐड होगा 32 से, फिर उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। फिर हमने क्या करवाया, सेल्सियस को यहाँ पे प्रिंट करवाया, जो भी हमने वैल्यू दी थी वो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाई। प्रिंट करवाने के बाद उसका एक यूनिट दिया, तो 37.5 सेल्सियस इज इक्वल टू, फिर जो भी आउटपुट आएगा वो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे हमें दिखा देगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट करा के देखते हैं। सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, इसको चेंज कर दो। 37.5 सेल्सियस इज इक्वल टू 99.5 फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं, क्या कर दूं, 40 कर दूं, तो ये कितने के बराबर होगा, ठीक है, ये 104 के बराबर होगा। मतलब हमारी जो कन्वर्जन है वो प्रॉपर तरह से काम कर रही है। आई होप कि आपको पहला जो प्रॉब्लम है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ऐसे क्लियर है। यहाँ तक चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। यहाँ पे क्या है, अ वेदर रिपोर्ट स्टेट्स दैट टेम्परेचर इज अ डेजर्ट रीजन रीच्ड एट 113 फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग द डे, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टू कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है उसके। वहाँ पे हमें सेल्सियस में दिया हुआ था और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी बताएंगे कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ना चेंज कर लेता हूँ, मतलब ऐसे यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कर लो ताकि जब आप मेरा कोड देखोगे ना तो आपको पता लग जाए कि हमने क्या चीज़ें करी थी यहाँ पे। तो अगेन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको दो वेरिएबल्स चाहिए होंगी, एक सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप फ़ारेनहाइट पूरा बना लो या खाली एफ लिख लो, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि हम एग्जैक्टली वही लिखें या कोई और लिखें। तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, 113, कितना दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सेल्सियस को भी ऐसे नल असाइन कर देंगे, क्योंकि अभी सेल्सियस हमने फाइंड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल नल असाइन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप इसको फाइंड करना स्टार्ट कर दो। सेल्सियस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट एंड फार्मूला मुझे भी ऐसा ही याद है, -32, ठीक है। फिर इसको आप क्या करवा दोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, जो भी 9 इसका जो भी आउटपुट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 9/5 से, नहीं 5/9 है, ठीक है। क्या है,
5/9। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ 5/9 है। होगा क्या, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी और वो माइनस होगी, वो क्या करेगी 32 को माइनस करेगी, उसके बाद जो भी इसका आउटपुट होगा वो मल्टीप्लाई होगा 5/9 के आउटपुट से। फिर इसका जो ओवरऑल आउटपुट बनेगा वो सेल्सियस के अंदर, भी ओवरऑल आउटपुट बनेगा वो सेल्सियस के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगेन प्रिंट करवा देंगे इको, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, अगेन यहाँ पे भी आप वही तरीका यूज़ करोगे, फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आप F दे दो इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे आप सेल्सियस की वैल्यू दे दोगे और यहाँ पे आप C बता दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यहाँ पे आएगा उसकी यूनिट के साथ, फिर उसके बाद जो भी इसकी कन्वर्जन होगी वो सेल्सियस में ये बता देगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो अभी आपको बता रहा है 113 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 45 सेल्सियस, ठीक है। अगर हम क्या करें 104 कर दें इसको, तो वो हमें 40 दिखाना चाहिए, ठीक है। 104 को अगर हम कन्वर्ट करें सेल्सियस में तो ये 40 के बराबर होगा। मतलब हमारी कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। एंड आई होप कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुके होंगे कि किस तरह से हम फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम, ठीक है। अ कार ऑफ मास 1200 kg is moving with velocity of 25 meter per second on a highway. Calculate the kinetic energy of the car. अब आप अगर फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसका मैंने फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया। आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, आपको मास दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी या KE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई v का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये चीज़ भी आप किस तरह से बनाओगे इसको भी आपको देखना है। और यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है कि वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे। एक तो मास के लिए चाहिए होगा, एक वेलोसिटी के लिए चाहिए होगा, और एक आपको चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये डिपेंड करता है आप शुरू में बना दो या बाद में बना दो। चलो इसको भी करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसा ही है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 वेरिएबल्स बनाओगे। सबसे पहले आप बना दो मास, और मास हमें कितना दिया हुआ है 1200। यहाँ पे हम यूनिट्स वगैरह नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, इतना डीप हम नहीं जा रहे, बस हमें अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है, भाई तुम हट जाओ, वेलोसिटी दी हुई है 25, कितनी है 25। फिर उसके बाद KE को हम ऐसे ही बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा कैपिटल रखेंगे। KE को हम ऐसे ही बना लेते हैं, इसको नल असाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना KE कितनी है, तो अभी इसको नल रख रहे हैं। हम फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले के बाद इसका जो भी आउटपुट होगा वो KE के अंदर स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो KE तो हमें फाइंड करना है, और KE का फार्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, आप 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो, आपको पता है, ठीक है ना, ये कोई मतलब बड़ी लॉजिकल बात नहीं है। 0.5 मल्टीप्लाई मास की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मास आएगा, क्या आएगा मास, इस तरह से मास। फिर उसके बाद वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फार्मूले के अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर आप कैसे दोगे। अब यहाँ पे स्क्वायर देने के 2 तरीके हैं, या तो आप वेलोसिटी को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करवा लो, इससे ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं तो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर वो पावर वाला भी, एक्सपोनेंट वाला भी एक ऑपरेटर पढ़ा था, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू, फिर उसके बाद आप डबल एस्ट्रिस्क दो और यहाँ पे 2 दे दो, तो ये वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, और 2 आपका पावर रहेगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है, पहले हम इस तरह से करके देखते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो वाला भी काम कर रहा है या नहीं। अब आप यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मास के अंदर क्या है 1200, तो मास की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1200, और 25 वेलोसिटी का यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर इनका जो भी रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, फिर इसका ओवरऑल जो भी आउटपुट बनेगा वो KE के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना, इको करके के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप KE दे दो बस, ठीक है। एनर्जी है ना, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो जूल बनेगा,
ऐसा ही है, जूल ही बनेगा मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो हो भी सकता हूँ, बहुत पुरानी फिज़िक्स पढ़ी हुई है मैंने। और जूल को लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो छोड़ दो, इतना ही लिख दो बस। और उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश करवा लो। अनएक्सपेक्टेड इंटीजर, अच्छा यहाँ पे इक्वल की साइन दे दो, ठीक है, इसको हमने असाइन नहीं करा है, ठीक है, एरर आ गया इसलिए। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बता रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं बता रहा, नहीं सही बता रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 1200 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, चलो करके देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। 1200 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 0.5, ये बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है, मतलब हमारा आउटपुट सही है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम वो देखते हैं कि अगर हम एक्सपोनेंट की तरह इसको लिखते तो वो काम करता या नहीं। इसको हम हटा रहे हैं, और चूंकि हमें पता है वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम डबल एस्ट्रिस्क, वैसे भी एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है, और यहाँ पे अगर हम 2 दे देंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 3 देंगे तो ये वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 दे देंगे तो ये वेलोसिटी का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी है वेलोसिटी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर देने के बाद इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस तरह से करें या वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, हमारा आउटपुट सही आएगा। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे 3 करता तो क्या हमारा आउटपुट भी चेंज होता? बिल्कुल आउटपुट हमारा चेंज होता, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मतलब हमारे पास जो फार्मूला है के ई इक्वल टू 1/2 mg है नहीं mv², ठीक है। तो ये प्रॉपर तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, और हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया बाय मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। हमारे पास मास था, हमारे पास वेलोसिटी थी, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया फार्मूले के अंदर, और हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और कमेंट आउट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने 4th नंबर प्रॉब्लम पे। 4th नंबर प्रॉब्लम है, इसको मुझे थोड़ा इस तरफ करना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक। 4th नंबर हमारे पास प्रॉब्लम है, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर लिफ्ट्स अ 50 kg सीमेंट बैग टू अ हाइट ऑफ 12 meters above the ground, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सीमेंट बैग। अब यहाँ पे हमारे पास मास दिया हुआ है 50 kg का, और हाइट दी हुई है 12 kg की, और यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है PE = mgh, ठीक है। अब यहाँ पे g जो है वो ग्रेविटी है, क्योंकि चीज़ ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो तो यहाँ पे ग्रेविटी का काम होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है हम 9.8 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो g की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, या आप उसको बोल लो कांस्टेंट है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कांस्टेंट को अगर हम यहाँ पे बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर कांस्टेंट को हम बनाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो कांस्टेंट को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, देखते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमेंट आउट करके इसको लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया इसको, और उसके बाद हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें मास मिला हुआ है, हमें हाइट मिली हुई है, और हमें ग्रेविटी भी मिली हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू, सपोज करो कितना है हमारे पास 50 kg है, और उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट है 12 मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद अब ग्रेविटी की वैल्यू हम अगर कांस्टेंट में बनाना चाहेंगे तो किस तरह से बनाएं, देखो यहाँ पे आप कांस्टेंट में अगर बनाना चाहते हो तो इस तरह से बनाओ। यहाँ पे डिफाइन का मेथड यूज़ करो। देखो हम चाहें तो ग्रेविटी को वेरिएबल में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब हम बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहे, लेकिन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे जी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट ही बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जी लिखेंगे, या फिर पूरा ग्रेविटी लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया ग्रेविटी, और यहाँ पे हम क्या देंगे, ग्रेविटी की वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ 9.8, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ग्रेविटी को फार्मूले के अंदर यूज़ कर लूँगा। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है ना, इसको मैं पी ई लिख लेता हूँ, और ये अभी हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे नल कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनाते हैं, पी ई इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि जब आप कांस्टेंट बनाते हो तो कांस्टेंट के अंदर आपको डॉलर साइन देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे हाइट। ठीक है, क्लियर है। क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इको करवा लेंगे। ठीक है, पी ई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम पी ई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे रिफ़्रेश करो। रिफ़्रेश करने के बाद आपको पी ई कैलकुलेटेड मिल रही है। अगर सपोज़ करो मैं ग्रेविटी को इस तरह से ना बनाता, और मैं ग्रेविटी को बनाता कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाता वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल लेके, और इसको मैं देता 9.8, और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता तो तब भी ये काम करता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमने कांस्टेंट भी बनाना सीखा कि कांस्टेंट भी किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाओ या फिर आप इस तरह से बनाओ, आपका काम दोनों तरह से हो सकता है। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलते हैं भाई, इसको आप कमेंट आउट करो। कमेंट आउट करने के बाद आप चलो लास्ट वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है। अ मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर दिस टाइम। देखो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रॉब्लम है। इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड है, और ये आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, उसका फार्मूला है। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या हमें मिला हुआ है, देखो, अब मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है ज़ीरो, और जो चीज़ स्टार्ट होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे वी आई क्या है, वी आई है ज़ीरो। ठीक है, एक्सीलरेट्स मतलब इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका बाद इसका टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। तो हमें तीन चीज़ें मिली हुई हैं, और चौथी चीज़ जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत ही ईजी है, इसको हम कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप बताओ, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक वेरिएबल बना लो, और उसके बाद इसके अंदर आप दे दो ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिला हुआ है, एक्सीलरेशन। यहाँ पे मैं ए डबल सी कर रहा हूँ। एक्सीलरेशन आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 दे दो, और उसके बाद आपको क्या मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ है। टाइम आप दे दो यहाँ पे 8, और उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी का वेरिएबल हम ऐसे ही बना देते हैं, और इसके अंदर नल दे देते हैं अभी, क्योंकि अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं करा है, तो ये बिल्कुल खाली है अभी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे अच्छे तरीके से। कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई टाइम। अब क्या होगा इसमें, देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0, और एक्सीलरेशन है 3, टाइम है 8। तो 3 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा 24, और यहाँ पे 0 है, 0 8 होगा तो मतलब 24 ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी हमें मिलेगी 24। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, फाइनल, और ये जो हमने वेरिएबल बनाया था फाइनल वेलोसिटी का, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, वो यहाँ पे हम दे देंगे, और आप मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसका यूनिट भी डिफाइन कर दो। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही ईजी है। और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करो, देन फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब इनको कराने का रीज़न क्या था, जो आपको मैंने पढ़ाए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे तरीके से हो गई होगी अगर आपने ध्यान से ये देखे होंगे। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स।